नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल के परिक्रमा पथ को आज सुबह सफलतापूर्वक बदला गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के गरीब कल्याण महाअभियान की 20 वर्ष की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया। आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों में बहुत भारी वर्षा के अनुमान व्यक्त किया। पंजाब में विभिन्न बांधों से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ की स्थिति लगातार खराब। अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल के परिक्रमा पथ को आज सुबह सफलतापूर्वक बदला गया। अब इस लैंडर मॉड्यूल की चंद्रमा की कक्षा में निकटतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर हो गई है। इसरो के अनुसार लैंडर मॉड्यूल विक्रम सही स्थिति में है और यह अपनी इसी कक्षा से चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच निर्धारित है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इधर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकास्मोस ने एक बयान जारी कर कहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए छोड़ा गया उसका लैंडर तकनीकी खराबी के कारण शनिवार को अपनी कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाया है। एजेंसी ने इस संबंध में कोई और विवरण नहीं दिया है और कहा है कि स्थिति का विश्लेषण किया जा रहा है। रूस के यान को चंद्रमा की सतह पर 21 अगस्त को उतरना था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रूस का यह मिशन अभी मौजूद है अथवा नहीं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के गरीब कल्याण महाअभियान की 20 वर्ष की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। यह आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में किया गया। श्री शाह कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इसमें ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भागीदारी भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रदेश में हाल में तेज बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। राज्य में भारी बारिश से जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति, यातायात और अन्य आवश्यक संसाधनों पर असर पड़ा है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कृषि और बागवानी सहित आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इधर मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2-3 दिनों तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश, बाढ़ और जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। हिमालय के आसपास के क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी अगले 4 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी और मध्य भारत के आसपास भी वर्षा में तेजी की संभावना है। मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा का कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ सकता है। दक्षिणी भारत के तटवर्ती इलाकों और गुजरात में अगले 3 से 5 दिनों तक वर्षा जारी रह सकती है। वहीं पंजाब में कई बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल हुसैनीवाला हैंडवर्क्स से 2,82,875 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे फिरोजपुर और फजिल्का जिलों के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। लद्दाख में कल एक दुर्घटना में 9 सैनिकों की मृत्यु हो गई और एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। सैन्य वाहन सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना के समय यह वाहन अन्य वाहनों के साथ लेह से न्योमा जा रहा था। यह हादसा कियारी गांव में 6 किलोमीटर आगे हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में सड़क दुर्घटना में सैन्य कर्मियों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें इस दुर्घटना से बहुत पीड़ा हुई है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के प्रति सैन्य कर्मियों की सेवा को सदैव याद रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न किस हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस और बायोमास दोनों तरह की हाइड्रोजन उत्पादन प्रणाली को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों
के बाद यह निर्णय लिया है कि हरित हाइड्रोजन की परिभाषा में जल शोधन, इलेक्ट्रोलाइसिस, गैस शुद्धिकरण, ड्राइंग और हाइड्रोजन कंप्रेशन से उत्पन्न ग्रीस हाउस गैस शामिल होंगे। अधिसूचना में कहा गया कि हरित हाइड्रोजन की माप, मॉनिटरिंग, स्थल पर सत्यापन और प्रमाणन के तौर तरीके का निर्धारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसके लिए विद्युत मंत्रालय का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अधिकृत प्राधिकरण होगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए राज्य के दौरे पर हैं। नौसेना की पनडुब्बी INS वागीर आज ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल पहुंचेगी। इस पनडुब्बी ने इस वर्ष जून में यह यात्रा शुरू की थी। INS वागीर कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। इसे इस वर्ष जनवरी में नौसेना को सौंपा गया था। ऑस्ट्रेलिया में यह पनडुब्बी ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ कई अभ्यासों में भाग लेगी। इस समय ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भारतीय नौसेना के जलपोत और विमान मालाबार अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास 11 अगस्त से शुरू हुआ है और 21 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद वे आसिन डैक्स अभ्यास में शामिल होंगे जो 22 अगस्त से 24 अगस्त तक चलेगा। मणिपुर में 3 मई को भड़की हिंसा के बाद म्यांमार चले गए परिवारों को मणिपुर पुलिस, सेना और असम राइफल्स के जवान सुरक्षित वापस ले आए हैं। म्यांमार कुछ मैतेई परिवार सीमावर्ती शहर मोरे से म्यांमार चले गए थे। ये परिवार म्यांमार में 3 महीने से भी अधिक समय से रह रहे थे। इन परिवारों को मोरे के असम राइफल्स के शिविर में रखा गया है और इन्हें जरूरी राहत उपलब्ध कराई गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने भारतीय नागरिकों को म्यांमार से वापस लाने के प्रयासों के लिए सेना, असम राइफल्स और सभी संबंधित अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। गुजरात में केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर आज से वित्त मंत्रालय का 2 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल इस शिविर को संबोधित करेंगी। शिविर में वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस शिविर में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। तेलंगाना सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र की ही तरह राज्य में विशेष मत्स्य पालन क्षेत्र स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य मत्स्य संपदा में वृद्धि करना और मछुआरों के रोजगार को बढ़ावा देना है। विशेष मछली पालन क्षेत्र की स्थापना के लिए सिंचाई परियोजनाओं से जुड़ी नहरों का उपयोग किया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में राज्य सरकार 122 किलोमीटर में फैले श्रीराम सागर और मध्य मनेर नहर क्षेत्र का उपयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। श्री राजीव गांधी देश के 7वें प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 1984 से 1989 तक अपनी सेवाएं दी। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी नई दिल्ली में राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि पर जाकर श्रद्धांजलि दी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण के लिए उद्योग जगत, प्रबुद्ध समाज और मीडिया सहित सभी संबंधित पक्षों के सुझाव का खुले मन से स्वागत करेगी। उन्होंने कल बेंगलुरु में डिजिटल अर्थव्यवस्था विषय पर G20 देशों के मंत्रियों की बैठक के बाद ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार साइबर धोखाधड़ी सहित अन्य प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने प्रत्येक डीलर का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 देशों की बैठक में भविष्य के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को प्रभावी बनाने पर सहमति बनी है। अमृत सरोवर अभियान के अंतर्गत देशभर में अब तक 66,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प किया गया है। मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य निरंतर जल स्रोत प्राप्त करना है, जहां प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प करने की आशा की जाती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि 1,12,277 चिन्हित अमृत सरोवरों में से 81,425 अमृत सरोवरों के लिए कार्य शुरू हो चुका है। भारत ने पोलैंड में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में दूसरा स्थान हासिल किया है। 10 अगस्त से 20 अगस्त तक चले इस ओलंपियाड में भारत ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। 5 स्वर्ण पदक के साथ ब्रिटेन पहले स्थान पर रहा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।